महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन बिल के लोकसभा में खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगी है और विपक्ष पर हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता विपक्ष को उसके पापों की सजा देगी। पीएम ने साफ कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और देश की महिलाएं इस फैसले को लेकर पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगी। पीएम मोदी ने वादा किया है कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाकर रहेंगे। मोदी ने कहा कि हमारा हौसला बुलंद है, हिम्मत अटूट है और इरादा अडिग है। देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है, हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। संसद में बिल पास नहीं हुआ, महिला शक्ति सड़क पर आई और पीएम मोदी ने भावुक होकर यह वादा किया कि वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी सुपर एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। इन प्रदर्शनों के बीच पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन बता रहा है कि सरकार अब महिला आरक्षण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी, एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोकसभा के अंदर विपक्ष के जश्न का हवाला दिया। जब बिल गिरने के बाद विपक्षी दलों ने तालियां बजाई थी। पीएम ने कहा कि देश की महिलाएं इस अपमान को नहीं भूलेंगी। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर
संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। लोकसभा में जो कुछ हुआ उसके लिए आक्रोश केवल पीएम मोदी का ही नहीं फूटा। ये तस्वीरें देखकर भी समझ आने लगा कि विपक्ष बड़ी गलती कर चुका है। 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई संसद से निकलकर सड़क पर आ चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी का घर घेर लिया गया। राहुल गांधी के घर के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला फूंक दिया। लखनऊ में भी नारी शक्ति सम्मान प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में बीजेपी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया सिक्किम में। सिक्किम में इतनी महिलाएं सड़क पर निकली कि उनकी गिनती नहीं हो सकी। यही गुस्सा पीएम मोदी के संबोधन में भी झलका। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। बीजेपी जानती है कि सड़क की लड़ाई कैसे लड़नी है। बीजेपी के पास संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के पास लीडरशिप है जो विपक्ष से सीधे टकराने की रणनीति जानता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने नाम ले लेकर सबको चेतावनी दी। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को
अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। संसद से सड़क तक महिलाओं के प्रदर्शन ने बता दिया है कि विपक्ष पर तीखा हमला होने वाला है। बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। अब बीजेपी शासित प्रदेशों में विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाए जाएंगे। स्पेशल सेशन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों की निंदा का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इंडिया अलायंस के सांसदों के चुनाव क्षेत्र में घर घर तक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक महिला आरक्षण बिल का पर्चा लेकर जाएंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने महिलाओं से किया वादा कैसे तोड़ा, ये बताया जाएगा। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां करने वाले हैं। इन रैलियों में भी पीएम विपक्ष की पोल खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अब पीएम मोदी के संबोधन को एनडीए शासित सभी राज्यों के सीएम, मंत्री, विधायक और हर स्तर के नेताओं ने गंभीरता से सुना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत आवश्यक था। कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों को नारी शक्ति जवाब देगी। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है। कि महिलाओं से सिर्फ दिखावा है आपको। आज आप अपने पार्टी के हित में बोल रहे थे, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 2023 में जो आपने सबसे मिलजुल कर बैठक करके पारित किया था, अगर साहस है तो कल से उसको लागू कर दीजिए। आने वाले हर विधानसभा चुनाव में वो लागू हो जाए और 2029 में वो लागू हो जाए। मिल जाएगा ना महिलाओं को आरक्षण 33% का। आप सचमुच अगर दुखी हैं, है नहीं आप तो उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था आपने, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तब आपने विशेष सत्र बुलाया। विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी जी की पार्टी कह रही है, केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है, उधर अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है कि ये लोग नहीं चला सकते शासन। आप सोचो, वो कहते हैं कि आपको कल जिस सीट पे हम सांसद के रूप में बैठे हैं, कल कोई महिला आएगी तो मेरा विश्वास है कि जो माँ बहन बेटी हमें जन्म देती है वो हमसे अच्छा समाज चला सकती है। लेकिन उन लोगों का ये बात करना कि नहीं ये चला नहीं सकते और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। शिवसेना ने उनको ये विधेयक को समर्थन किया है, पूरी तरह सपोर्ट किया है और ये नारी शक्ति को सम्मान देने का, न्याय देने का मौका विरोधी पक्ष के पास आया था। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिला था मौका, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवाया है। इसलिए मैं उनका कड़ी निंदा करता हूं, उनका जाहिर निषेध करता हूं। और इस बार सिर्फ उन्होंने राजनीति देखी है, वोटों की राजनीति की है। लेकिन मोदी जी ने कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले बाकी बाद में। लेकिन विपक्ष ने राष्ट्र और महिलाओं का सम्मान नहीं करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। पीएम के संबोधन के बाद एनडीए महिला नेताओं की ओर से भी कुछ बयान आए हैं।
जिसमें कहा गया कि मोदी देश की महिलाओं को उनका हक जरूर दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस की महिला नेताओं ने पीएम को संबोधन को लेकर प्रचार करार दिया है। इसे जब नारी अस्मिता का ये नारी शक्ति अधिनियम बिल पास होना था तो विपक्षियों ने अपनी टेबल पीट करके इसका जश्न मनाया और इसको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से अपने राष्ट्र के संबोधन में पूरी तरह से हम सभी को अवगत कराया कि क्या हुआ कल संसद में, तो मुझे शर्म आती है विपक्षियों पर कि उनकी इतनी गंदी सोच थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बात हम सभी नारियों को प्रॉमिस भी करी है कि वो थमेंगे नहीं, अपने एफर्ट्स को रोकेंगे नहीं, दोबारा फिर इसको लेकर के आएंगे और पास कराने का काम करेंगे। आज जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक प्रचारक के नाते वो बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? नेशनल टीवी पे जाके जो असत्य बोले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, 10 बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जितने बार कांग्रेस का नाम लिया है पीएम उतने बार महिला का ये नहीं बोले हैं। अब गिनती करिए, कांग्रेस जपते हैं कांग्रेस को। और ये नारी शक्ति बिल कहाँ थी? ये तो है ही नहीं, ये तो 2023 में हो गई थी। बिल लागू है, हिम्मत है, इतना प्रेम है, इतना अभिमान है, इतना मान है, ये सब आप बोल भ्रूण हत्या हुआ है तो दे दीजिए ना, लोकसभा में जितने लोग हैं आपके हटाइए और दे दीजिए रिजर्वेशन। जो संवेदनशीलता आदरणीय प्रधानमंत्री ने जताया है, हर एक महिला नारी शक्ति उनके साथ खड़ी है। हमें विश्वास है उनके सोच में और वो कर दिखाएंगे। ये जितने भी विपक्ष में बैठे हैं जो नीति नियत नाटक करते रहते हैं, उनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। ये आरक्षण के साथ साथ सेंसस डिलिमिटेशन को लेके जब 2029 में देश की महिला लड़ेगी तब एक मुंह तोड़ जवाब विपक्ष को मिलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीज फायर खत्म होने में अभी केवल 3 दिन बचे हैं। उससे पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। इसके साथ ही ईरान की ओर से नेशनल असेंबली के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो ईरान उसका करारा जवाब देगा। गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने और उसके तेल की नीलामी करने की कोशिश की, लेकिन अगर अमेरिका चाहता है तो हमें आजमा कर देखे। इस बीच ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। بنابر اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد، اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره ادامه می‌دهند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. इस बीच ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव उन्हें दिए थे। ईरान ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान शांति समझौते के लिए अमेरिका के नए प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ओर से एक बयान दिया गया है जिसमें अमेरिका को अपनी जिद छोड़ने के लिए कहा गया। काउंसिल ने यह भी कहा है कि ईरान हॉर्मुज पर तब तक कंट्रोल बनाए रखेगा जब तक युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ईरान के शासक अब बहुत चालाक हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बार बार हॉर्मुज के मामले में हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं बची है। And we'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change.
but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, you know, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. और इस बीच लेबनानी आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्ला के चीफ ने इजराइल के साथ सीजफायर की शर्तों को लेबनान के लोगों का अपमान करार दिया है। हिजबुल्ला के चीफ नईम कासिम ने अल मनार टीवी पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सीजफायर का जो दस्तावेज जारी किया है वो व्यवहारिक स्तर पर कोई मायने नहीं रखता। नईम ने कहा है कि लेबनान सरकार ने इस बयान को ना तो स्वीकार किया है और ना ही अनुमोदित किया है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8:30 से 9 बजे 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल में संशोधन न हो पाने के लिए माफी मांगी। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनके लिए देश हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके के लिए दलहित ही सब कुछ है। दलहित इन चारों पार्टियों के लिए देश के हित से बड़ा है और इन परिवारवादी पार्टियों की नीतियों का खामियाजा नारी शक्ति और देश को भुगतना पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने शनिवार दोपहर गोलीबारी कर दी। भारत आ रहे 14 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट होर्मुज पार करने में सफल रहा। भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहली को तलब कर इस गंभीर घटना पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्द ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराई जाए। गुजरात के अहमदाबाद जिले में धादुका में 2 समुदाय के युवकों के बीच बाइक ओवरटेक करने का विवाद इतना बढ़ गया कि शहर में हिंसा हो गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो कुछ उपद्रवियों ने कई दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, लोगों को समझाकर स्थिति को काबू में किया गया। दरअसल विवाद की शुरुआत शनिवार को बाइक ओवरटेक को लेकर हुई है, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। हाथापाई होने लगी, जिसमें रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश के पैर में चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और हिंसा हो गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस को बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। तो गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल यहां पर 2 युवकों के बीच बाइक ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रिजवान ने दूसरे समुदाय के लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने हमला किया। अहमदाबाद के धांधुका में तनाव, आगजनी और पथराव। आमने सामने हिंदू मुसलमान, फूंक डाली गाड़ी दुकान। युवक की हत्या, भड़की हिंसा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। धू-धू कर जल रही इस दुकान में आग किसी हादसे में नहीं लगी, बल्कि उपद्रवियों ने लगाई है। इस ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। एक एक दुकान, बाइक और इन ऑटो तक को फूंक दिया गया। हिंसा ऐसी भड़की कि ये तक पहचानना मुश्किल है कि खाक हो चुकी दुकान किस चीज की थी, यहां क्या सामान रखा था।
तस्वीरें गुजरात में अहमदाबाद जिले के धांधुका की हैं। धांधुका अहमदाबाद जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है और वजह बनी बाइक ओवरटेकिंग का झगड़ा। दरअसल शनिवार को बाइक ओवरटेकिंग करने को लेकर मुस्लिम युवक समीर और हिंदू युवक धर्मेश के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो भारवाड़ समुदाय के लोग मुस्लिम युवक के घर पहुंचे, जहां कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। हाथापाई में समीर के हाथ में चोट लगी। इसके बाद जब समीर अस्पताल गया, उसी दौरान भारवाड़ समुदाय के कुछ और लोग समीर के घर पहुंचे और फिर बवाल बढ़ गया। इस दौरान धर्मेश पर रिजवान नाम के एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू धर्मेश के पैर की नस पर लगा, जिससे काफी खून बहा और धर्मेश की मौत हो गई। धर्मेश की मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। घटना जो शुरुआत हुई थी वो एक दो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। उसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी वाइफ के साथ वहां से निकल रहा था और एक लड़का दूसरे एक भरवाड़ लड़के के साथ उस एक्सीडेंट हुआ। उसमें उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी के बेसिस पे वो जब वापस आया तब तक जो है ये भरवाड़ की साइड से 4-5 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होकर उनके साथ फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें उसका उंगली का फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद वो लड़का हॉस्पिटल चला गया। फिर इसके बाद भरवाड़ों का एक ग्रुप इकट्ठा होके वो इनके घर पहुंचे और घर पहुंचे तो वहां पर इनके घर वालों में एक रिजवान नाम का लड़का था, उसके साथ इनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े में ये लोग जब इसको मार रहे थे तो उसके हाथ में चाकू था। उस चाकू से उसने ये उसके पैर में छरी मारी और उसके बेसिस पे एक मेजर वीन उसकी कट गई और उसके कारण से ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हुई थी। ये पूरे इंसिडेंट के बाद में पुलिस तत्कालिक घटनास्थल पे पहुंची थी और 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था, जिनका नाम वसीम और समीर और रिजवान है। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद में क्योंकि किसी की डेथ होती है तो जो है भरवाड़ों का बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया था। उन पूरे ग्रुप को हमने डिस्पर्स किया और उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है आसपास के एरिया में कुछ जगह आगजनी की घटना हुई थी। युवक की हत्या के बाद घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके चलते कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इलाके धंधुका में आज एक भरवाड़ कम्युनिटी के लड़के के मर्डर के बाद शहर में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जमकर धमाल हुई और उसमें कई दुकानों में आग लगा दी गई और कुछ व्हीकल्स में भी आग लगाई गई। फिलहाल शांति है, लेकिन दोपहर में एक मुस्लिम लड़के और एक भरवाड़ लड़के के बीच में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद कुछ भरवाड़ कम्युनिटी के लड़कों ने मिलकर के मुस्लिम लड़के के हाथ पे अटैक किया। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद वो लोग उसके घर पर भी गए हमला करने के लिए और वहाँ एक सामने से एक लड़के ने चाकू चला दिया एक भरवाड़ लड़के पर और जिसमें उसकी टांग की जो नस कटने से उसकी मौत हो गई। और जिसके बाद फिर भरवाड़ कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्होंने शहर भर में घूम के हंगामा किया। कई दुकानों को टारगेट किया गया। यहाँ जो भावनगर रोड पे आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, यहाँ अगर आप देखें अभी भी आपको जो है जलने के निशान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन दुकानों में आग लगाई गई और ये आग जो है ये इस आग की वजह से करीब 7 से 8 दुकानें जो हैं वो जो है इस आग की चपेट में आ गई। यहाँ पे पास में पड़ी हुई जो ये बाइक वगैरह हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये भी जल गई। कई ये पूरा एक टायर की दुकान थी, उसमें पहले आग लगी और उसके बाद आग जो है वो यहाँ फैलती हुई ये जो ईटरीज की दुकानें हैं यहाँ पे वो भी जल गई। दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं। वहीं शहर में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हमने इनके सभी आगेवानों के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, उनके जो जो मुद्दे थे हम वो सभी तपास में हमने लिए, और ये जो मर्डर के 2 एक्यूज थे उन दोनों एक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया, और इसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने आगजनी करी उन लोगों के खिलाफ भी हम एक सेपरेट FIR करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपके मार्फत में ये सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी इस पूरे इंसिडेंट में हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, और कोई भी लॉ को हाथ में लेगा तो उसको, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और अभी सिचुएशन एकदम पीसफुल है, और आपके मार्फत भी ये बोलना चाहता हूं कि अभी सिचुएशन एकदम पीसफुल है। सभी आगेवानों के साथ हमारा डिस्कशन चालू है, सभी आगेवान पुलिस की जो वर्किंग है उस वर्किंग से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग हमारी चालू है, और पूरी रात हम कॉम्बिंग भी करने वाले हैं। वहीं गुस्साए भारवाड़ समुदाय ने न्याय की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन इस बार वो शांत नहीं बैठेंगे। ये मामला तो जो गाड़ी लेके भी दोनों जाते थे, ओवरटेक के लिए झगड़ा हुआ, तो ये 1 आवर झगड़ा होता ही है। ये चौथा किस्सा है धंधुका में, हमारे भरवाड़ समाज के एक चौथा मर्डर है। वो तो छोटे छोटे बच्चे, वो भी छेरुआ चप्पा लेकर रखते ही है। अब उनको तो मालूम नहीं उनके पास क्या है, उनको भी कुछ मालूम नहीं था कि उनके पास क्या है। बस न्याय मिला सर। ये हमारे साथ जो होता है दूसरे समाज के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बस यही मांग है सरकार से। ये बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग है, हमको तो पूरा सहयोग है, पुलिस का तो पूरा सहयोग है सर। मगर न्याय, हमको न्याय मिलेगा, और बस मेरी यही मांग है कि सरकार, पुलिस और जो सब है हमको न्याय मिले बस। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। इसके अलावा अब मामले में दूसरे संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव बरकरार है, ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया है। और मामले में पुलिस ने पूरी रात तलाशी अभियान चलाया। करीब 150 लोगों की टीम ने शहर के सभी हिस्ट्री शीटर्स और बदमाशों के घरों की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 संदिग्ध मिले हैं, जिनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई हो रही है। लगभग 150 लोगों की टीम है, और ये टाउन के जितने भी हिस्ट्री सीटर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रकार का गुनाह दाखिल है, जो बूटलेगर्स हैं, जो जुगार के अफेंडर्स हैं, उन सबको एक एक घर चेक कर रहे हैं, और किसी के भी घर में कुछ शंकास्पद मिलता है तो उनको सीज करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और ये पूरे एरिया में हमारी इस तरीके से कंटिन्यूस पेट्रोलिंग दोनों विस्तार में चालू रहेगी, और कुछ भी गैरकायदेसर मिला तो जो उसके खिलाफ हम तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। अभी हमने 2-3 शंकास्पद लोगों को उठाया है, और उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उनसे जो भी आगे मिलता है उसके बेसिस में आगे कार्रवाई करेंगे। वाराणसी के नहिया गांव के एंट्री गेट पर भगवा झंडा हटाकर नीला झंडा लगाने को लेकर जमकर बवाल हुआ है, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। भीड़ के पथराव में सारनाथ के ACP विदुष सक्सेना का सिर फूट गया, जबकि चोलापुर थाने के 2 दरोगा भी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है, तो वहीं पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन 5 थानों की फोर्स और PSC के अलावा रैफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। आगे आगे पुलिस दौड़ रही है, पीछे से गुस्साई भीड़ का पथराव जारी है। पत्थर मार रहे हैं सब। पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले सिर छिपाते हुए भागे जा रहे हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एक पत्थर आकर एक पुलिस अफसर को लगता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। पुलिस के हाथ में डंडे हैं, लेकिन पथराव के बीच उससे कोई बचाव नहीं होने वाला, लिहाजा पुलिस वाले पथराव के रेंज से बाहर निकल जाना चाहते हैं। पुलिस पर पथराव और हंगामे का ये मामला वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव का है, जहां झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नारेबाजी के बीच शुरू हुआ विवाद पथराव में बदल गया। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पथराव की इस घटना में सारनाथ के ACP विदुष सक्सेना समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी पक्ष जो है, दोनों पक्ष की तरफ से जो यथास्थिति, जो पहले की स्थिति थी उसको कायम करा दिया। जो यहाँ के गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान थे,
उन्हीं के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जो पहले की जो स्थिति थी उसको उन्हीं के द्वारा ही इसको यहाँ पे कायम भी कर दिया गया था। और जो मुकदमे भी लिखे गए थे दोनों ही तरफ से एक मुकदमा लिखा गया था। तो उसके बाद भी आज कुछ लोग जो है इसमें इकट्ठा हो गए थे, समझा बुझा रहे थे। इसी बीच में पब्लिक की तरफ से किसी ने जो पत्थर चलाया। हाँ, वीडियो भी हमें मिल गया है, कुछ लोग इसमें चिन्हित भी गए, कुछ लोगों को हम लोगों ने 6-7 लोगों को इसमें भी हम लोगों ने हिरासत में भी लिया, कार्रवाई भी की। कार्रवाई क्या कार्रवाई में मुकदमा हम लोग लिखाएंगे इसमें, जो पुलिस के ऊपर जो लोगों ने पथराव किया है और जो शांति व्यवस्था भंग करी है उसका मुकदमा हम लोग लिखाएंगे। वाराणसी में हुई हिंसक झड़प, पथराव और हंगामे को लेकर बताया जा रहा है कि वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव में एंट्री गेट पर भगवा झंडा हटाकर नीला झंडा लगाने पर शुक्रवार को बवाल हुआ था, जिसमें भीम आर्मी और श्रवण आर्मी से जुड़े लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसे आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया। अगले दिन पुलिस की मौजूदगी में लोग गांव में शांति कायम करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच हिंसक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना का सिर फट गया, जबकि चोलापुर थाने के 2 दारोगा भी घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा जैसी 12 संगीन धाराओं में 11 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन 5 थानों की फोर्स और पीएसी और आरआरएफ की टीम कैंप कर रही है। बवाल के बाद पुलिस एक्शन के डर से गांव में सन्नाटा पसरा है। वहीं यूपी के मिर्जापुर में अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता सतीश मिश्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला गर्मा गया है, जहां नाराज अधिवक्ताओं ने सदर एसडीएम कोर्ट में घुसकर तोड़फोड़ की, ऑफिस में रखी फाइलों को फेंका और घटना के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में वकीलों ने सीओ सिटी और एसडीएम सदर के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। वकीलों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सीओ सिटी और एसडीएम सदर के निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। इसके अलावा प्रशासन को सोमवार सुबह तक का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में कार्रवाई न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। दरअसल मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में कई दिनों से कांग्रेसी कार्यकर्ता अरोरा क्षेत्र में बने टोल प्लाजा को हटाने और एक टोल प्लाजा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन 16 अप्रैल की रात पुलिस ने धरने पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटवा दिया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद कांग्रेसी कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एसपी नेता और अधिवक्ता सतीश मिश्रा वहां पहुंच गए, जिनकी एसडीएम सदर गुलाब चंद्र और सीओ सिटी विवेक जावला से काफी बहसबाजी और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस सतीश मिश्रा को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर ले गई। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जिसे लेकर अब मामला गरमाया हुआ है। आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ। अरे क्या बात, चलिए मिलकर चलिए मिलकर अगर ठीक नहीं होगा मैं भी छोड़ दूंगा। इज्जत के साथ मैं बात कर रहा हूँ। एसडीएम कहा अधिवक्ताओं से है मैंने दारू मेडिकल करा दीजिए। आप अपनी तरफ से क्या, अपनी तरफ से क्या भाई मेडिकल कराइए, चलिए मेडिकल चलिए और मैं सुनिए बैठो और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मां बेटी से छेड़छाड़ के सनसनीखेज मामले में सियासी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल नई मंडी क्षेत्र के रेलवे रोड पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने मां बेटी से छेड़छाड़ और अभद्रता की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी युवक को कुछ ही घंटों में सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया। हैरानी की बात तो यह रही कि मुख्य आरोपी की पहचान बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान रघुवंशी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत दोनों युवक स्कूटी पर सवार होकर सड़क पर महिलाओं और लड़कियों से अभद्रता कर रहे थे। इसी दौरान पीड़ित युवती ने भी उन्होंने छेड़छाड़ की, जिसका उसने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मनचले आर्यमान रघुवंशी और उसके साथी शौर्य गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनकी स्कूटी को सीज कर दिया गया। 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है। मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से। तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी,
बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। जी, इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था, मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बढ़िया, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके, और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहा, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। जानने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं, मैंने पहली बार देखा उन्हें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और पुलिस का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, आरोपी कोई भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और यूपी के बरेली में एक युवक ने पारिवारिक कलह में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक विनय ने करीब 4 साल पहले धर्म परिवर्तन कर अपनी प्रेमिका मुस्कान से शादी की थी। इसके बाद उसे अपना नाम विनय से बदलकर इमरान रख लिया था। दोनों के 2 बच्चे हैं। शुक्रवार सुबह किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद विनय गुस्से में अपना ऑटो लेकर घर से निकल गया। वहीं मुस्कान मायके चली गई थी। देर रात उसका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले युवक विनय अपनी मां को फोन कर बहुत रोया और धर्म बदलकर गलती करने की बात कही। बताया जा रहा है कि विनय ने करीब 4 साल पहले मुस्कान नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद इमरान बने विनय ने अपनी फैमिली से रिश्ता भी तोड़ लिया था। मतलब मुसलमान बनी, निकाह फीका हुई, फिर उसके बाद में कोर्ट मैरिज हुई, फिर उसके बाद में अपना मियाँ बीवी आराम से अपना रहती रही किराए पर। मियाँ बीवी दोनों किराए पर रहती रही। बस वजह यही है कि लड़की ने हमारी पूछे कि तुम रात भर कहाँ जाते, तो इन्होंने जो कही कि मैं गाड़ी चला गया था। क्या बात है? तो बोलेगी नहीं, रात में हम गाड़ी चलाने न देंगे और रात के समय में तुम जाओगे। बस इतनी सब बात के पीछे मियाँ बीवी में दोनों में कैया सुनिया हुई, झगड़ा हुई। जी अकेले थी, बिल्कुल अकेले थी। लड़की मेरे घर पर थी। हम अभी बिलासपुर में रह रहे हैं, उससे पहले हम बरेली में रहते थे। तो मुस्कान नाम की लड़की से उन्होंने लव मैरिज में शादी की। शादी को 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है, लेकिन काफी घर में आपसी विवाद होने के कारण उनमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। तो अभी झगड़े ज्यादा बढ़ गए थे, इसी वजह से उनने सुसाइड कर लिया है। फांसी लगाई है सर, घर में ही फांसी लगाई है। चुन्नी थी और एक रस्सी भी थी। पहले विनय नाम था, विनय उस इमरान कर लिया। ये धर्म परिवर्तन किया था, खाली उसने भाई नहीं किया था, बाकी सब हम फैमिली, फिर उससे कोई इतना रिलेटिव नहीं रहते थे। और यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल रेप पार्टी में छापेमारी की जिसमें आईआईटी स्टूडेंट समेत 140 रईसजादे नशे में झूमते पाए गए। इनमें कानपुर के कई नामी इंस्टीट्यूट के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले लड़के लड़कियां भी शामिल पाए गए हैं। शुक्रवार रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कानपुर के एनआरआई सिटी के स्टेला नवमी क्लब से भारी मात्रा में नशे का सामान जब्त किया है। पुलिस ने एलएसडी, कोकीन, गांजा, चरस, क्रशर और हशीश समेत कई ड्रग्स बरामद किए हैं। तो वहीं पर पार्टी के ऑर्गेनाइजर और ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रेप पार्टी को लेकर पुलिस जांच कर रही है और पार्टी का इन्विटेशन इंस्टाग्राम के जरिए भेजा गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने शहर के कई क्लब्स में छापेमारी की। कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई ड्रग्स और नशे के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत की गई है।
ये इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट भेजा गया था जिसमें ड्रग पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करा गया था। इसमें दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से भी लड़कों ने पार्टिसिपेट करा है। करीब 140 लोगों के द्वारा कल रात को एक पार्टी करी गई है। उसमें LSD का, गांजा और शराब परोसी गई थी। ड्रग पार्टी उसकी एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने लगातार मॉनिटर कर रहे थे। हमने अपनी टीम से वहाँ पर रेड कराई। उस रेड में जो है LSD रिकवर हुई है और चरस भी मिली है, गांजा भी मिला है और हमने केवल दो लोगों को अरेस्ट किया। एक ड्रग सप्लायर जो पुष्कर से लेकर के आया था और एक जो ऑर्गेनाइजर है, उन 2 लोगों को पकड़ा गया। बाकी लोगों को जाने दे दिया गया है और जो इनके RWA है और जिनका क्लब है उनको क्वेश्चनिंग के लिए थाने पर बुलाया गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नशे की ये खेप सीधे राजस्थान के पुष्कर से मंगवाई गई थी। इसका इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट का एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में उन्होंने लोगों को 1000 रुपये एंट्री फीस पे बुलाया था और उस पर हम लोग इसके लगातार मॉनिटर कर रहे थे और हमें पता था कि इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उस पर हम लोगों की टीमें लगातार निगरानी रख करके हमारी टीम ने उसमें रेड करा और रेड में करीब 140 लोग थे और ड्रग सप्लायर और जो ऑर्गेनाइजर था इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।